अच्छा, फंक्शंस में ना जो मेन चीज़ है, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक ही है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ठीक है, ये है एक इक्वेशन, फंक्शन नहीं है, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसकी जब इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा ना, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ डिफाइंड नहीं होगा, ये ऊपर की तरफ भी जाता रहेगा, नीचे की तरफ भी कंटिन्यूसली आगे जाता रहेगा, ये डिफाइंड नहीं है किसी भी x की वैल्यूज़ पे। हाँ, अगर मैं इसी चीज़ को इस तरह से लिख देता हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 फॉर x वैल्यूज ग्रेटर देन 0। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 2x प्लस 5 को डिफाइन कर दिया कि भाई ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 वैल्यूज़ पे एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने इस इक्वेशन को फंक्शन बना दिया। जब x की वैल्यूज डिफाइंड हो जाती हैं तो वो फंक्शन होता है। अगर मैं किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देता हूँ, मुझे उसकी स्टार्टिंग वैल्यू पता है, मुझे उसकी एंडिंग वैल्यू पता है, तो एंडिंग वैल्यू वैसे एंडिंग वैल्यू तो ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पता है कि भाई इसमें जो x की वैल्यूज़ हैं वो ये हैं, यही पॉसिबल है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती, तो वो मेरा फंक्शन बन जाता है। एंड कोई भी फंक्शन हो, उसमें जो x की वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स डोमेन, एंड जो उस x की वैल्यूज़ पे जो y आ रहा होता है वो उस फंक्शन की रेंज होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई कि फंक्शन होता क्या है। क्लियर है, आगे चलें। यस सर। अच्छा, अब मुझे अगर ये फंक्शन दिया हुआ है उसने, और मुझे इसकी डोमेन पता है x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब मुझे इसकी अगर रेंज निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 0 अगर ये ग्राफ है, तो इस पे y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूँगा x ग्रेटर देन 0 की डोमेन पे, तो क्या होंगी वैल्यूज़ भाई, x इक्वल्स टू 1 पे होगा, x इक्वल्स टू 2 पे होगा, x इक्वल्स टू 3 पे होगा। x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू आ रही होगी वो देखो, x इक्वल्स टू 0 पे क्या वैल्यू आएगी, में आएगी मेरे पास 205 आ जाएगी। यानी मेरा ये जो ग्राफ स्टार्ट होगा ये होगा y इक्वल्स टू 5 से। ये y इक्वल्स टू 5 वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मेरा ग्राफ स्टार्ट यहीं से होगा, और उसके बाद वो हर x की वैल्यू पे चेंज होता रहेगा, x1 x2 x3। 1 पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये मेरा इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि भाई इसकी रेंज क्या है, यानी ये ग्राफ y पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ इसकी रेंज क्या है, इसकी y की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। बताओ भाई, y की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, सुमैया, y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 सर। 5 से, तो इसकी रेंज हो जाएगी y ग्रेटर देन 5 या लेस देन 5, ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सवाल ये है कि भाई जब भी इक्वेशन फंक्शन आएगा, क्या जब भी रेंज निकालनी होगी, क्या बार बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, नहीं, बार बार ग्राफ नहीं बनाना। क्या करना है, हमारे पास जो भी फंक्शन है -2x प्लस 3, x की वैल्यूज़ हैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मुझे इसकी निकालनी है रेंज, तो मैं क्या करूँगा, मैं x इक्वल्स टू 1 अपने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करूँगा, ये आ जाएगा मेरे पास -2 प्लस 3, मेरे पास आ गई y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू, जो भी बोल रहे हैं, -2 प्लस 3 1, यानी x इक्वल्स टू 1 पे मेरा y 1 आ रहा है। यानी मुझे ये पता चल गया कि मेरी रेंज तो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा,
सर बताओ। ग्रेटर देन होगा। नहीं, यही मसला है कि ज़रूरी नहीं है जो डोमेन की साइन हो वही रेंज की साइन हो। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। वो कैसे चेक करेंगे? हमारे पास डोमेन है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हम ग्रेटर देन 1 एक और वैल्यू डाल के टेस्ट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2। बताओ भाई क्या आ रहा है x इक्वल्स टू 2 पे? -2 2 + 3, यह आ गया -1। तो x इक्वल्स टू 1 पे मेरा y 1 आ रहा था, x इक्वल्स टू 2 पे मेरा y -1 आ रहा है। तो 1 से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है, तो मेरी रेंज हो जाएगी y लेस देन इक्वल्स टू 1। ये मुझे चेक करना पड़ेगा दूसरी वैल्यू टेस्ट करके कि भाई मेरा y बढ़ रहा है या कम हो रहा है। मैं एक और वैल्यू डालूंगा अपने डोमेन के अकॉर्डिंग। अगर जो पहली वैल्यू आई थी उससे इंक्रीज हो रहा है y तो y ग्रेटर देन, अगर डिक्रीज हो रहा है तो y लेस देन। और इक्वल टू लगाना या नहीं लगाना वो मुझे डोमेन बताएगा। अगर डोमेन में इक्वल टू लगा हुआ है तो रेंज में भी इक्वल टू आएगा, अगर डोमेन में इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो रेंज में भी इक्वल टू नहीं आएगा। बात समझ आ गई? यस। सुमैया क्लियर है? जी। अब दोनों केस जो थे हमारे ऊपर, उसमें x की एक तरफ की वैल्यू डिफाइन थी तो मुझे y की भी एक तरफ की वैल्यू पता थी, फाइनल लिमिट नहीं पता थी। अब इसमें क्या है, अब इसमें x मैंने पूरा डिफाइन कर दिया कि x 2 से 5 तक ही है। तो अब इसमें रेंज निकालना बहुत ही आसान है। एक दफ़ा 2 डाल देना है भाई, एक दफ़ा 5 डाल देना है, रेंज आ जाएगी। 3 2 -5 3 5 -5, ये 1 आ गई, ये 10 आ गई। तो मेरी रेंज क्या बन गई? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। दोनों वैल्यूज डिफाइन थी, मैंने दोनों वैल्यूज डाल दी और मैंने अपनी y की वैल्यूज निकाल के उसको रेंज बना दिया। ठीक है? अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, वरना फिर इसको सॉल्व कर लो। सर इस पर्पस के लिए हम लोग अभी से होल वैल्यू कंसिडर करेंगे। क्या होल वैल्यू? जो होल नंबर में वैल्यूज। होल नंबर्स नहीं तो ली है हमने। क्या मतलब, क्या क्वेश्चन है? समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। मतलब कि इसमें अगर कोई डेसिमल वैल्यू इनपुट करें तो फिर वो नहीं होगा। डेसिमल वैल्यू क्यों पुट करोगे? क्यों कॉम्प्लिकेटेड करोगे अपनी सारी वर्किंग? डेसिमल वैल्यू रखनी क्यों है? ओके अगर x ग्रेटर देन 1 बोल रहा है तो एक वैल्यू 1 डाली, दूसरी वैल्यू 2 डाली, 1.5 क्यों डालोगे? गॉट इट। रेंज निकाल लो।
सर इसमें ज़रा मुझे इशू हो रहा है। ये एसेंशियली हमें इस इक्वेशंस में सबसे पहले लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और फिर मैक्सिमम फाइंड करनी है ना। मैक्सिमम तो फाइंड ही नहीं कर सकते। मैक्सिमम का फाइंड किया हमने अब तक? किसी सवाल में हमने मैक्सिमम फाइंड करी है? सर जैसे ये लेफ्ट साइड पे जो रेंज दी हुई है ये एक्स, ये जो एफ ऑफ एक्स 3x-5 की। हाँ, तो ये तो तो दो इसके वैल्यूज बाद में थी जो हमें एक्स की। फंक्शन। दो वैल्यूज थी एक्स की, तो दो वैल्यूज पुट करके दो वैल्यूज ऑफ वाई निकाल लें। जब एक वैल्यू है तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? ओके, तो इन दिस केस हम लोग बस वैल्यू जो लेस देन 2 है वो कंसिडर करेंगे। हाँ, ओके। एक्स इक्वल्स टू 2 डालो पहले, फिर एक्स इक्वल्स टू लेस देन 2 कोई भी वैल्यू डालो। सुमैया हुआ? जी सर, हो तो गया, लेकिन मुझे लिखना समझ नहीं आ रहा कि इसको किस तरीके से लिखना है, जो आपकी रेंज बनती है ना। ये देखो, पहले एक्स इक्वल्स टू 2 डाला, क्या आया एफ हाँ, उसमें एक्स? -10 आया। -10 आया। लेस देन 2 कोई और वैल्यू बताओ। 1। क्या आया? -7 आया। -7। तो ये -10 से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? -7 -10 से -7 पे जा रहे हैं, तो ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज। तो जी। जहाँ से जो वैल्यू डोमेन की थी, उससे जो वैल्यू आई है रेंज, तो वहीं से ही स्टार्ट होगी ना। और वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये रेंज बन गई। ये तो सिर्फ चेक जी। करने के लिए है, ये तो सिर्फ चेक करने के लिए है कि इंक्रीज ग्रेटर देन लगाना है या लेस देन लगाना है। वैल्यू तो यही आएगी, अच्छा, ये सिर्फ चेक करना है मुझे कि ग्रेटर देन लगाऊं या लेस देन लगाऊं। सही। तो फिर अब मुझे पता चल गया ग्रेटर देन है, तो मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगी। ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। वैल्यू वही वाली आएगी जो डोमेन से वैल्यू आई थी। सही। ठीक है, ठीक है, ओके। हो गया नेक्स्ट वाला? जी सर। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन के, सीधी सीधी भाई लीनियर इक्वेशन थी, हमने एक्स की वैल्यू डाली
और भाई हमारे पास आ गई रेंज। लेकिन क्या होगा जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाएंगे? उनकी रेंज कैसे निकलती है वो देखते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की रेंज निकालने के लिए सबसे मेन जो काम करना है ना, वो है टर्निंग पॉइंट, कि हमें अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टर्निंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब टर्निंग पॉइंट हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? या तो हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज कर दें, ठीक है, ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। जब इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो एच कॉमा के जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है। इस फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो भी सिखाऊंगा अभी। और दूसरा तरीका क्या है जो रिलेटिवली आसान है, कि मैं अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूँ। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, हम स्टेशनरी पॉइंट जब निकालते थे तो हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें और उसको इक्वल्स टू ज़ीरो कर दें, क्योंकि डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट या टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये दो तरीके हैं टर्निंग पॉइंट निकालने के। हमें ये वाला तरीका सीखने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो क्वेश्चन में बोलता है कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में शो करके दिखाओ। वो यूजुअली पार्ट 1 इसी का पूछता है कि अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आ जाओ। तो हमें ये वाला ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है। तो हम पहले ये चीज़ देख लेते हैं। 2x² माइनस 4x प्लस 5, मुझे इसको लेके आना है ax माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के की फॉर्म, ठीक है। अब इसमें जब मुझे लेके आना है तो यहाँ पे अब मैं दो काम कर सकता हूँ। एक काम थोड़ा सा लेंदी है, पहले वो करते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं इसको एक्सपेंड कर दूँ। मैं इसको एक्सपेंड इस तरह कर दूँ, ax² माइनस 2xh प्लस एच स्क्वायर प्लस के। ये हो गया ax² माइनस 2x ah x को एंड में लिख दो प्लस ah² प्लस के इज इक्वल टू 2x² माइनस 4x प्लस 5। अब कंपैरिजन कर लो, x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 2x² के साथ क्या लिखा हुआ है, a, तो a इक्वल्स टू 2। x के साथ क्या लिखा हुआ है, -4, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, -2ah, और a की वैल्यू मुझे पता है 2 है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई -1, और ah² प्लस के इक्वल टू लिखा हुआ है 5। 2 -1² प्लस के इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 3। ये हो गया a x माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 हो गया। इस चीज़ में किसी को कोई मसला? कुछ भी नहीं किया, एक्सपेंड किया, कंपेयर किया। एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दे। हाँ देखो, मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो a² माइनस 2ab प्लस b² लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होगा। अब यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा हुआ है, a, और यहाँ पे x² के साथ क्या लिखा हुआ है, a, तो a इक्वल टू 2 हो गया। 2। अब x पे आओ, यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, -2ah, और यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, ah, -2ah, तो दूसरी तरफ, इस तरफ, -4। तो -4 इक्वल्स टू -2ah। a की वैल्यू मुझे पता है, मैंने 2 डाल दी, h की वैल्यू आ गई -1, सॉरी +1 आएगी ना, -4 है यहाँ पे, -4 है तो +1 आएगी, सॉरी जी, +1 आएगी। और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है विदाउट x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, ah² प्लस के,
और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 5। ah स्क्वायर प्लस के इक्वल्स टू 5। h की वैल्यू डाल दी, के आगे 3। जी मेरे पास ये शो हो गया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब इस फॉर्म में जब हम लेके आते हैं तो हमने बात बोला था कि h कॉमा k जो होता है वो टर्निंग पॉइंट होता है। h की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना उसकी साइन चेंज करके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है -1 तो h हो जाएगा +1। यहाँ पे अगर लिखा होता +1 तो h हो जाता -1। जो भी लिखा होगा उसकी साइन चेंज कर देंगे और जो y कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज आएगा। तो 1,3 मेरा हो गया टर्निंग पॉइंट। बात समझ आई? जी वलीद, ज़ैनब? यस सर। जी सर। अब हम करते हैं थोड़ा सा छोटा तरीका सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? देखो मुझे क्या करना है, मुझे x इसको जो x वाली टर्म्स है ना उनको पहले तो अलग कर दो। अगर ये तरीका समझ आ गया ना तो टर्निंग पॉइंट निकालना 2 स्टेप का काम होगा। 2x स्क्वायर माइनस 4x ये +5 मैंने अलग कर दिया, ठीक है? स्टेप बहुत गौर से सुनो। पहला स्टेप, x वाली चीज़ें अलग लिखती और कांस्टेंट वाली चीज़ अलग लिखती। अब एक्स स्क्वायर मुझे अकेला चाहिए भाई, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं होना चाहिए तो मुझे क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर के पास से क्या बाहर निकालना पड़ेगा? 2 बाहर निकालोगे और 2 जो बाहर निकलेगा तो मैंने इन दोनों को अलग ही इसलिए किया था कि जो 2 बाहर निकलेगा वो सिर्फ इन दो चीज़ों में से बाहर निकलेगा, इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं जब 2 बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये +5 ऐसे ही आ गया। यहाँ तक सही है? जी 2x स्क्वायर। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसको बंद करना है इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर वाली चीज़ में बंद करना है, ठीक है? ax माइनस एच होल स्क्वायर है ना, तो यानी मैंने 2 तो बाहर निकाल लिया, a की वैल्यू तो मैंने निकाल ली। अब मुझे इस एक्स स्क्वायर माइनस 2x को किसी तरह ये x माइनस एच होल स्क्वायर बनाना है। तो अगर ये x माइनस एच होल स्क्वायर होगा तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैं क्या रखूँगा तो ये -2x बन जाएगी पूरी चीज़। यहाँ पे मैं क्या रखूँगा तो ये पूरी चीज़ -2x बनेगी? 1। यहाँ पे 1 रखेंगे तो मेरे पास -2x बन जाएगा। और 1 कैसे आया? यहाँ पे जो भी चीज़ x के साथ लिखी हुई है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो यह आ गया 1। अब b क्या आया है? 1 आया है तो यहाँ पे हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है? ये वाला स्टेप समझ आया? जी वलीद, ज़ैनब? यस सर। अभी इसको अभी मैं और छोटा करूँगा बिल्कुल। अभी मैं एक थोड़ा सा लंबा करके समझा रहा हूँ, इसको फिर मैं 2 स्टेप में लेके आऊँगा। अब ये जो +1 स्क्वायर है क्या ये ऊपर मेरी ओरिजिनल इक्वेशन में लिखा हुआ था? नहीं, मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है। तो भाई अपनी तरफ से जब ऐड करते हैं तो मैथ्स का रूल है कि अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, अगर करोगे तो उसका उल्टा भी करना पड़ेगा। तो मैंने एक दफ़ा -1 स्क्वायर भी कर दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, लेकिन कैंसिल करना नहीं, कैंसिल आउट हो जाए ताकि इक्वेशन सेम रहे, सिर्फ इसलिए मैं -1 कर दूंगा। +5 एज इट इज़ आ गया। अब ये जो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या मैं इसको बंद करके इस तरह लिख सकता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? जी ये जो -1 स्क्वायर है ये कहाँ गया? इसको हम ले आएंगे ब्रैकेट से बाहर,
लेकिन कोई भी चीज़ ब्रैकेट के बाहर ऐसी नहीं आती, वो बाहर वाली चीज़ से मल्टीप्लाई हो के बाहर आएगी। तो ये -1 का स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये आ गया +5, ये हो गया 2x - 1 होल स्क्वायर +3। बात समझ आई? सर +3 कैसे? -2 +5। अच्छा अच्छा, सही सही सही। सही है। अब हम इसको लेके आते हैं 2 स्टेप के अंदर। देखो करना क्या है, ये तो इसकी पीछे की साइंस मैंने समझा दी, हमें इतना लंबा और नहीं करना, हमें इसको और छोटा करना है। देखो सबसे पहले तो एक काम तो ज़रूर करना ही पड़ेगा कि x² को अकेला कर दो, x² - 2x + 5। अब क्या करना है, 2 एज इट इज़ आया, ब्रैकेट खोला, x² की जगह पे लिख देना x, माइनस की जगह पे लिख देना माइनस। यहाँ पे x के साथ जो भी लिखा हुआ है उसको डिवाइड बाय 2 करके लिख दो, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। सही है भाई, 2 के साथ 2 लिख दिया, x² की जगह पे x लिख दिया, माइनस की जगह पे माइनस लिख दिया, x के साथ जो भी था उसको डिवाइड बाय 2 करके लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। सही है। जी। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको मैंने लिखा माइनस में स्क्वायर के साथ और मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाली वैल्यू, +5। हो गया ख़त्म। समझ आया? जी बोलो वलीद, जैनब। जी सर, तो बेसिकली हमने ये किया है कि जो 2x² - 4x था, उसको हमने x के जो टर्म से उसको ब्रैकेट में ले लिया, तो x² - 2x हो गया। फिर हमने उसका फर्दर स्क्वायर बाहर भेजा और जो 2x की वैल्यू थी उसको डिवाइडेड बाय 2 की, तो फिर 1 आया, ऐसे ही। बिल्कुल। और जो भी ओके। यहाँ वैल्यू थी उसका स्क्वायर माइनस के साथ बाहर निकाला, इससे मल्टीप्लाई करा के, बस। अब इसको क्या करेंगे, ओके, दोबारा सुनो, गुड। 2-3 एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले x² को अकेला कर दिया, 4x² - 5x +4। 4 की जगह पे 4, ब्रैकेट ओपन, x² के साथ x आ गया, माइनस की जगह पे माइनस, 5 की जगह पे आ जाएगा 5/2, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर माइनस के साथ मल्टीप्लाई बाय बाहर वाली वैल्यू +4, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा इसका आंसर। समझ आया? बोलो। जी यस सर। x² को अकेला कर दिया। अब इन दोनों में से जब x2 बाहर निकलेगा तो ये तो +x है, ये क्या हो जाएगा, जब भी हम सर वन कॉमन अपॉन टू। निकाल, हाँ, जो भी चीज़ हम कॉमन निकालते हैं मतलब उस चीज़ से हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। अब काम सिंपल है भाई, 2x प्लस x के साथ क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1/4, ब्रैकेट बंद स्क्वायर। जो भी यहाँ वैल्यू थी माइनस के साथ स्क्वायर में बाहर आई, मल्टीप्लाई बाय जो भी बाहर वैल्यू थी 2 -3, हो गया सॉल्व 3 स्टेप में। ठीक है। जी सर। यस सर।
दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लो। लंबा नहीं करना, तीन तीन स्टेप में चाहिए। हो गया।